नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत के नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट मणिपुर, जहां पिछले लगभग 2 वर्ष से एक जातीय प्रकार की हिंसा अत्यधिक मात्रा में देखी जा रही थी और एक लगातार राजनीतिक घटनाक्रम वहां घटित हो रहे थे। और उसी घटनाक्रम की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में अनुच्छेद 356 की शक्ति का प्रयोग किया गया है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है 10 से 15 मिनट में हम ये बात करेंगे कि मणिपुर में क्या-क्या प्रोसेस हुई है पिछले 2 साल में, वहाँ जो हिंसा हुई उस हिंसा के मूल कारण क्या थे और किस प्रकार का राजनीतिक घटनाक्रम चला है, राष्ट्रपति शासन का बेसिक रूप से क्या संदर्भ होता है और अब आगे की इसमें क्या स्थिति हो सकती है। कुछ पीपीटी स्लाइड्स ली गई हैं, फटाफट से 10 से 15 मिनट में क्लास कंप्लीट होगी। आगामी एग्जामिनेशन के लिए भी महत्वपूर्ण है और देश के जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, देश के राजनीतिक इतिहास को जानने के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये आप देख लीजिए कि मणिपुर में अब तक जो 13 फरवरी 2025 वाला जो अभी नवीनतम घटनाक्रम हुआ है, उसको लेकर टोटल 11 बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग हुआ है। यानी भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जब हम बात करते हैं तो मणिपुर वो स्टेट बन गया है जहां सर्वाधिक मात्रा में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग हुआ है। और ये इंडियन एक्सप्रेस से हमने सूची प्राप्त की है और ये डेट दी है कि कब कब वहां राष्ट्रपति शासन का प्रयोग हुआ है। इसी को हमारी टेक्निकल टीम के द्वारा इस प्रकार से एक डायग्राम के माध्यम से बताया गया है। तो 11 बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग अब तक वहां किया गया है। लेटेस्ट जो है अभी 13 फरवरी 2025 को वहां राष्ट्रपति शासन का उपयोग हुआ है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट जो है वहां के जो 7 स्टेट है और प्लस एक सिक्किम, टोटल 8 स्टेट आते हैं। लेकिन जो 7 स्टेट हैं जो एक दूसरे से लगभग जो है जिनकी निर्जातीयता, जिनकी सांस्कृतिक भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक जो संदर्भ है वो मिलते हुए हैं, तो इस वजह से उनको 7 सिस्टर्स का नाम भी दिया जाता है और कई बार पेपर में ये चीज पूछ भी ली जाती है। तो उसमें मणिपुर एक महत्वपूर्ण स्टेट रहा है। और मणिपुर के संदर्भ में बेसिक रूप से ये घटनाक्रम अभी हुआ 13 फरवरी 2025 को मणिपुर राज्य में राष्ट्रीय शासन लागू हो गया है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की, नोटिफिकेशन जारी किया है। और इससे पहले जो घटनाक्रम हुआ था वो ये था कि 9 फरवरी को वहां जो सीएम रहे बीरेंद्र सिंह, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दिया था। वहां के राज्यपाल को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा था। ये वो अधिसूचना है जो अभी जारी हुई है, भारत का राजपत्र। और उसमें ये 13 फरवरी 2025 को गृह मंत्रालय, कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो राष्ट्रीय शासन की अधिसूचना है इसका संबंध किस मंत्रालय के साथ माना जाता है। आपको ध्यान रखना है, गृह मंत्रालय के द्वारा अधिसूचना। और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई निम्नलिखित उद्घोषणा। हम जब भी आपातकाल वाले प्रावधान पढ़ते हैं हम सभी जानते हैं कि वहां उद्घोषणा शब्द दिया, इंग्लिश में इसको प्रोक्लेमेशन बोलते हैं। तो घोषणा नहीं है, घोषणा डिक्लेरेशन होता है, इसको प्रोक्लेम बोलते हैं, उद्घोषणा इसको शब्द बोला जाता है। और आर्टिकल 355, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 357, ये 3 मूल आर्टिकल जो है वो राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में लागू होते हैं। यद्यपि कॉन्स्टिट्यूशन राष्ट्रपति शासन शब्द को संविधान में कहीं भी उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन व्यवहार में राष्ट्रीय शासन शब्द इसलिए चलन में आ गया क्योंकि जब 356 का उपयोग होता है उसके बाद उस स्टेट की तमाम प्रकार की जो विधायी स्थिति है, प्रशासनिक स्थिति और वित्तीय स्थितियां जो है वो केंद्र के पास और राष्ट्रपति के नाम से संचालित होती है। राष्ट्रपति उस स्टेट के गवर्नर के माध्यम से और उस स्टेट के जो अखिल भारतीय सेवक है, चीफ सेक्रेटरी है, उनके माध्यम से उस स्टेट का जो विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय प्रकार का जो प्रशासन है वो संचालित करते हैं। उस स्टेट के संबंध में जो कानून वगैरह बनाने की शक्ति है वो संसद के पास आ जाती है। उस स्टेट के संबंध में जो कार्यकारी आदेश है राष्ट्रपति के निर्देशित करने पर राज्यपाल के माध्यम से वो लागू होते हैं। और हम जानते हैं कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि की भूमिका निभाता है। वैसे भी राज्यपाल के जो पद की संरचना इसी प्रकार की गई है। तो ये ओवरऑल व्यवहार में इसीलिए इसे राष्ट्रपति शासन का नाम दे दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिनका उल्लेख इस उद्घोषणा में किया गया है। मैंने एक स्लाइड में भी उनका भी जिक्र किया है। मूल रूप से आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान के जो भाग 6 से संबंधित जो प्रावधान है, अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक के, उनमें से अधिकांश प्रावधानों पर इस चीज का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं जरा। तो ये मणिपुर में 2022 में इलेक्शन हुए थे। 60 सदस्यों वाली विधानसभा है। हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि किसी भी स्टेट के लिए विधानसभा की जो न्यूनतम सदस्य संख्या वो 60 हो सकती है, अधिकतम 500 हो सकती है। यद्यपि कुछ स्टेट में इसका अपवाद होता है, या हम उसकी बात नहीं कर रहे अपवादों की। मणिपुर में 60 सदस्यों की विधानसभा और बीजेपी के पास 37 विधायक, सहयोगी दलों के 11 विधायक, यानी यहाँ जो राष्ट्रपति शासन है उसका संदर्भ बहुमत या अल्पमत से रिलेटेड नहीं है, है ना? ध्यान रखिए, क्योंकि अमूमन ये होता है कई बार कि राष्ट्रपति शासन उस सूरत में लगा दिया जाता है जब मौजूदा सरकार जो है उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, उसका बहुमत ना रहे। और ऐसी स्थिति में दूसरे किसी भी दल के पास यदि मान लीजिए सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं है या उनको आमंत्रित ना किया जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अब तक करीब 134 बार हमारे देश में पिछले 75 वर्षों में राष्ट्रपति शासन के जो प्रावधान है उनका प्रयोग किया गया है। 134 टाइम्स जो है 134 बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया है। मैं एक लिस्ट उसकी प्रोवाइड आप लोगों को कराऊंगा जिसमें किस स्टेट में कितनी बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग हुआ है, किस स्टेट में मतलब जो सबसे लंबी अवधि तक जिन स्टेट्स में रहा है, ऐसे 2-3 स्टेट्स के उसमें हम नाम भी लिख देंगे। वो एक डिटेल आपको प्रोवाइड में करा दूंगा ताकि आगामी एग्जाम में आपके काम आ जाए। पीडीएफ उसका उपलब्ध करा देंगे, चाहूंगा तो शॉर्ट्स भी उसके लिए बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ वो बहुमत वाला संदर्भ नहीं है। 2022 में ये मणिपुर में सरकार बनी थी और 60 विधानसभा सीटों वाले राज्य की विधानसभा में ये एक आंकड़ा था। ये आंकड़ा इसलिए हमने बीबीसी से रेफरेंस लिया, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स का मैंने सहयोग लिया इसमें, क्योंकि कल और आज में बहुत सारे न्यूज़पेपर में मणिपुर को लेकर काफी सारी जो खबरें हैं वो आई है। अब इसका एक जो बेसिक और हम संदर्भ लेते हैं कि
जो विधानसभा की जब हम बात करते हैं सत्र, सत्रावसान और विघटन की, ये आर्टिकल 174 को एक बार देख लें हम, जिसमें राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन की बात होती है। विधानमंडल शब्द का मतलब होता है कि इसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों का समावेशन किया जाता है, ठीक है। यहाँ मणिपुर के संदर्भ में केवल विधानसभा शब्द है, तो उसमें लिखा है कि 174(1) आर्टिकल 174 खंड 1, जिसमें राज्यपाल जो है वो सत्र आहूत करते हैं, सत्रावसान करते हैं, विधानसभा को समय से पहले भंग कर सकते हैं। और साथ ही ये कहा गया है कि विधानसभा का जो सत्र है, एक सत्र उसके आखिरी जो बैठक है और आगामी सत्र की पहली बैठक के मध्य 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ये देखिए आप, एक सत्र में उसकी अंतिम बैठक और अगले सत्र में प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के मध्य 6 माह का अंतर नहीं होगा। ये इसलिए मैं व्याख्या कर रहा हूं कि आर्टिकल 174 का इसमें जिक्र आया है इस अधिसूचना के अंतर्गत कि ये जो घटनाक्रम चला उसमें इसका जिक्र आया है कि 10 फरवरी से जो सत्र शुरू हो रहा था उसमें वीरेंद्र सिंह के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही थी। इस प्रकार के जो है खबरें चल रही थी कि उनकी ही सरकार के कुछ जो मंत्री थे, उनके ही जो पार्टी के कुछ लोग थे, वो असंतुष्ट थे अपने सीएम के नेतृत्व को लेकर, और केंद्र से भी वो इस बारे में प्रार्थना कर चुके थे और विपक्षी दलों के साथ मिलकर इस प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही थी। अब उसमें कितनी सच्चाई थी नहीं थी वो वक्त ही जानता है, लेकिन इस प्रकार का कार्यक्रम चल रहा था और उससे एक दिन पहले ही 9 फरवरी को उनके द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया। तो मणिपुर में विधानसभा का अंतिम सत्र जो है वो 12 अगस्त 2024 को हुआ था और अगला सत्र 6 महीने के अंदर बुलाया जाना था। तो अगर 12 अगस्त से हम देख लेते हैं, आप समय देख लीजिए, तो वो जो सत्र है फरवरी में बुलाया जाना था और वो उस सत्र को नहीं बुलाया गया। तो संविधान का अनुच्छेद 174 ये कहता है कि विधानसभा के 2 सत्रों के मध्य 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता है, ठीक है, एक ये ध्यान रखिए। अब बेसिक जो बात इसमें चल रही है वो ये आ रही है, जिसकी चर्चा हो रही है कि 2023 से राज्य में मैती और कुकी जातीय संघर्ष वहां संचालित रहा है। दो प्रमुख वहां के समुदाय मैती और कुकी, ठीक है, जिसमें एक जो समुदाय है मैती, जो समुदाय है वो बहुसंख्यक है। उस स्टेट की आधी से अधिक आबादी जो है वो मैती लोगों की है और एक पर्टिकुलर एरिया जो एक घाटी का एरिया कहलाता है, मैदानी इलाका कहलाता है, वहां पर मैती जो समुदाय है उनकी वहां बहुलता है और दूसरी तरफ वहां थोड़ा अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में कुकी समुदाय है और नागा जो समुदाय है वो वहां पर रहते हैं और ये मेनली उनका जो संकेंद्रण है, उनका जो कंसंट्रेशन है वो वहां पहाड़ी इलाकों में है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए कि मणिपुर में क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान रखना है कि मणिपुर में मैती समुदाय जो कुल जनसंख्या का करीब 53% है, मैंने लिखा है घाटी बहुल समुदाय, और वो अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा पाने की मांग कर रहा था। राज्य की जो कुकी जनजाति है जो कि पहाड़ी बहुल समुदाय और नागा जनजातियां जो पहले से ही अनुसूचित जनजाति यानी एसटी श्रेणी में आती है, वे इस मांग का यानी मैती समुदाय को जो है इस प्रकार का दर्जा दिया जाए, ये जो मांग हो रही थी उसका वो विरोध कर रही थी। उनका तर्क क्या था, देखिए, कुकी समुदाय का तर्क ये था कि यदि मैती को एसटी का दर्जा मिलता है तो ऐसी स्थिति में उनके लिए जो सरकारी नौकरियां हैं, शिक्षा है और जो भूमि अधिकारों में आरक्षण का खतरा बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए आगामी एग्जामिनेशन में इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि अभी रिसेंट ये राष्ट्रीय शासन का प्रयोग हुआ है और राष्ट्रीय शासन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। मणिपुर में ऐसी स्थितियां क्यों बनी उसको लेकर, क्योंकि इन दिनों हम देख रहे हैं पेपर का लेवल बहुत ही उन्नत प्रकार का होता जा रहा है, तो वो रिसेंट जो घटनाक्रम है उसके कुछ जो आधारभूत तत्व है उसमें भी आपसे बातें पूछ सकते हैं। इसलिए मैंने 356 का ये जो राष्ट्रीय शासन है इसको बताते समय ये ध्यान रखा कि हम उस बेसिक जातीय संघर्ष जो वहां चल रहा है पिछले लगभग 1.5-2 साल का, पौने 2 साल का लगभग समय हो गया है, उस अवधि में तो वो जो उसके मूल में क्या कारण थे हम उस पर भी एक बार चर्चा कर ले। फिर दूसरी बात इसमें कि 2000 ये सेकंड है भूमि स्वामित्व को लेकर संघर्ष। वर्तमान में मैती समुदाय केवल घाटी क्षेत्रों में ही भूमि खरीद सकते हैं, ठीक है, मैंने बताया जैसे घाटी बहुल क्षेत्र है, जबकि पहाड़ी क्षेत्र जहां कुकी और नागा समुदाय रहते हैं में उन्हें भूमि खरीदने का अधिकार नहीं है। यदि मैती समुदाय को एसटी का दर्जा मिल जाता तो वे पहाड़ी क्षेत्रों में भी जमीन खरीद सकते थे, जिससे कुकी और नागा जनजातियों को डर था कि वे अपने पारंपरिक इलाकों में अल्पसंख्यक बन जाएंगे। देखिए, हम जानते हैं कि जो भूमि और उससे उसके जो रिसोर्सेज हैं उन पर अधिकार को लेकर, संसाधनों पर अधिकार को लेकर एक भूमिपुत्र की अवधारणा होती है, जिसको हम बोलते हैं कि किसी एरिया के जो संसाधन है उसका स्वामित्व, उससे प्राप्त होने वाले जो लाभ है, उससे प्राप्त होने वाले जो फल है, ठीक है, उन पर उसी क्षेत्र के जो मूल निवासी हैं या उस क्षेत्र में जो लंबे समय से रह रहे हैं उनका वहां पहला हक होना चाहिए। और इसको लेकर विभिन्न स्टेट्स में भारत में आंदोलन देखेगा। 1980 के दशक से भारत में जो रीजनल जो पॉलिटिक्स शुरू हुई, जो रीजनल पॉलिटिक्स जो है मजबूत हुई जिसे मैं कहूंगा, और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का जो प्रादुर्भाव हुआ उसमें ये जो क्षेत्रता या क्षेत्रवाद का जो विचार था, भूमिपुत्र की जो अवधारणा थी, वो बड़ी महत्वपूर्ण रही। नॉर्थ ईस्ट में तो असम में विशेष रूप से ये स्थिति देखी गई थी। असम असमियों के लिए ही ये नारा भी उस समय बहुत लोकप्रिय हुआ। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के रूप में एक छात्र आंदोलन वहां प्रस्तुत हुआ, जो कालांतर में असम अकॉर्ड जब हुआ, उस असम अकॉर्ड के बाद वही जो ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन था, आसू जिसको बोलते थे, वो वहां असम गण परिषद के रूप में पॉलिटिकल पार्टी के रूप में प्रस्तुत हुआ, जिसने वहां जो है सत्ता भी प्राप्त की थी। तो ये विषय जो है काफी लंबे समय से रहा है। नॉर्थ ईस्ट में वैसे भी निर्जातीयता का एक बड़ा महत्वपूर्ण संदर्भ देखा जाता है। निर्जातीयता का मतलब होता है कि जो एक जिनका एक ऐतिहासिक परिदृश्य है कॉमन, एक प्रकार की सांस्कृतिक, एक प्रकार की भौगोलिक विशेषता होती है, और वो जो निर्जातीय समूह है दूसरे निर्जातीय समूह से वे जो है मूलभूत बातों में संघर्ष की स्थिति में वहां देखे जाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में जो संघर्ष है उसमें निर्जातीयता का तत्व जो है, एथनिसिटीज को बोलते हैं, वो वहां व्यापक रूप से देखा जाता है। तो दूसरा बिंदु ये रहा
तीसरा बिंदु जो था कि अवैध प्रवास और नार्को टेररिज्म का मुद्दा। देखिए म्यांमार जो है वहां से सीमा लगती है और अभी म्यांमार की तरफ से जो बॉर्डर है मणिपुर की तरफ में उसमें फेंसिंग का जो विषय विशेष चर्चित रहा है। अच्छा हम जानते हैं कि म्यांमार में वैसे भी पिछले लगभग 2 वर्षों से वहां पर जो है राजनीतिक अस्थिरता रही, सैन्य शासन, जुंटा शासन जो है स्थापित हुआ। और म्यांमार की कभी अपन आईआर में बात करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि म्यांमार में लंबे समय से स्थिति रही है। आंग सान सूकी का जो डेमोक्रेसी का जो संघर्ष है वो पूरे विश्व उस बात को जानता है। तो म्यांमार में इस प्रकार की स्थिति है। अच्छा म्यांमार जो है वो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के मध्य एक सेतु की भूमिका में है। ठीक है, आप ध्यान रखिए जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ। म्यांमार जो है भारत का पड़ोसी है, भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की सीमा उससे लगती है, लेकिन वो दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों का जो संगठन है आसियान उसका वो मेंबर है। तो दक्षिण एशिया दक्षिण पूर्वी एशिया में एक सेतु की भूमिका में हम उसको महत्वपूर्ण मानते हैं। तो म्यांमार से काफी ज्यादा जो अवैध प्रवासी और नार्को टेररिज्म का मुद्दा, नार्को टेररिज्म होता है जहां मादक पदार्थों की बात होती है। नार्को आजकल आतंकवाद की जब हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रकार आतंकवाद के पड़ते हैं, उसमें नार्को टेररिज्म भी एक प्रकार माना जाता है। तो ये मादक पदार्थों का संदर्भ है इसमें। तो मणिपुर सरकार और कई मेती संगठनों का आरोप है कि म्यांमार से अवैध रूप से आने वाले जो कुकी शरणार्थी हैं वो मणिपुर की जनांकीकी को प्रभावित करते हैं, उसकी डेमोग्राफी को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वहां से आते हैं फिर यहाँ कर्बन डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बनवा लेते हैं। किसी प्रकार की प्रशासनिक शिथिलता की वजह से कह लीजिए, किसी प्रकार की राजनीतिक जो है अस्थिरता की वजह से कह लीजिए, वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह या फर्जी जो है वो इस प्रकार की गिरोह हो सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवा लेते हैं और फिर वहां स्थायित्व का दावा प्रस्तुत कर देते हैं। सरकार ने भी वहां अफीम की खेती और ड्रग्स तस्करी को रोकने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में अभियान चलाया, जिससे कुकी समुदाय नाराज हुआ, क्योंकि इनमें से कुछ इलाकों में कुकी संगठनों की पकड़। तो मेनली मैतेई और कुकी समुदाय का जो संघर्ष है 2023 से लगातार चला आ रहा था और उस संघर्ष में काफी अधिक 2023 से वो संघर्ष बहुत हिंसक हुआ और उसमें कई सारे लोगों को पलायन करने में मजबूर होना पड़ा। राहत शिविरों में बहुत सारे लोग वहां पर रह रहे हैं और एक बहुत ही मतलब इस प्रकार की स्थिति वहां देखने को मिली जो कि बिल्कुल उचित प्रकार की स्थिति नहीं थी, अच्छी स्थिति नहीं थी, बड़ा हिंसक वहां पर संघर्ष दिखाई दिया 2023। और इसी वजह से ये वहां के जो सीएम एन वीरेंद्र सिंह जो है उनसे ना केवल जो है विपक्ष के लोग बल्कि उनकी सरकार के बहुत सारे लोग नाराज थे। ठीक है, और लगातार ये मांग की जा रही थी वहां पर नेतृत्व में परिवर्तन किया जाए और ये भी मांग की जा रही थी कि राष्ट्रीय शासन लगाया जाए। देखिए क्या होता है, अभी राष्ट्रीय शासन की हम बात कर रहे हैं, जैसे आर्टिकल 355 जो है वो ये कहता है कि संघ सरकार का कर्तव्य है कि प्रत्येक राज्य की बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से वो रक्षा करे। ठीक है, और साथ ही प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। तो अगर हम यहाँ मणिपुर की स्थिति देखते हैं पिछले 2023 मई से लेकर के और फरवरी 2025 तक की स्थिति देखते हैं तो 355 के दोनों ही प्रोविजन वहां लागू होते हैं। पहली बात, संघ सरकार का कर्तव्य है कि प्रत्येक राज्य की बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करे। तो आंतरिक अशांति की स्थिति मैंने कहा कि वहां हिंसक संघर्ष लगातार चल रहे हैं, लगातार दिखाई दिए हैं वहां लंबे समय से। और दूसरी स्थिति की संविधान के प्रावधानों के अनुसार सरकार चले, ये सुनिश्चित किया जाए। तो संविधान के प्रावधानों का मतलब ये होता है कि संवैधानिक दायित्व जो सरकारों को सौंपे गए हैं उनका पालन वो करे। यदि इन मानकों पर कोई स्टेट खरा नहीं उतरता है तो फिर 356 के अंतर्गत राज्यपाल के प्रतिवेदन या अन्यथा समाधान होने पर राष्ट्रपति जो है वो ये उद्घोषणा करते हैं और उस राज्य के, मैंने बताया आपको कि तमाम विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय प्रकार के जो कर्तव्य होते हैं राष्ट्रपति स्वयं या संसद में उन कर्तव्यों को निहित कर सकते हैं और राज्यपाल तथा शीर्ष जो प्रशासनिक अधिकारी उनके माध्यम से उस स्टेट का प्रशासन जो है संचालित करते हैं, जिसे व्यवहार में राष्ट्रपति शासन का नाम दिया जाता है। तो फोर्थ बिंदु इसमें कि मणिपुर में कई सशस्त्र समूह सक्रिय रहे जो विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं और सशस्त्र गुटों के बीच झड़पों ने हिंसा को और भी भड़का दिया। सोशल मीडिया और अफवाहों ने भी तनाव को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। तो ये 4 बेसिक हमने सूत्र लिखे। देखिए वैसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो जोर है वो इस बात पर है कि हम भारत के राजनीतिक इतिहास को भी जाने, साथ साथ आगामी जो हमारा एग्जामिनेशन है, चाहे ऑब्जेक्टिव पेपर्स दे रहे हैं चाहे हम डिस्क्रिप्टिव पेपर्स दे रहे हैं, ठीक है, जैसे स्कूल लेक्चर, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट के पेपर है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, या यूपीएससी में पॉलिटिकल साइंस ले रखा है या आरएएस में हम मेंस की अगर तैयारी कर रहे हैं और उसमें पॉलिटी से रिलेटेड, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां मेंस का अकॉर्डिंग हम बात कर सके, इसलिए एग्जाम ओरिएंटेड हम बात करना चाह रहे हैं लगातार। फिर ये घटनाक्रम है 3 मई 2023 का कि ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने मेती समुदाय को एसटी का दर्जा दिए जाने के विरोध में एक ट्राइबल एकजुटता मार्च निकाला और इस रैली के दौरान घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों में झड़पें शुरू हो गई, जो बाद में बड़े पैमाने पर हिंसा में बदल गया। अभी मैंने जो व्याख्या करी ये उसी का एक यहाँ हमने संदर्भ प्रस्तुत किया है। फिर अनुच्छेद 355 मैंने भी समझा दिया आपको, केंद्र सरकार राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने की ताकत देता है। वहीं किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल या कमजोर पड़ने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकार की शक्तियों को अपने अधीन कर लेते हैं। और मैंने बताया विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय, न्यायिक शक्तियों को छोड़कर ये वहां संदर्भ आता है, उस संविधान के उस स्टेट में संचालित होने वाले जो प्रावधान होते हैं वो निलंबित हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन निलंबित शब्द देता है। फिर व्यवहार में ये देखा जाता है कि उस स्टेट की जो सरकार होती है उसको बर्खास्त कर दिया जाता है, विधानसभा भंग कर दी जाती है, वो आगे की कहानी होती है ना। कॉन्स्टिट्यूशन इस बात के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख नहीं किया गया और यही कारण है कि जब अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए अतीत में कई बार सरकारों ने जो है पूर्ण बहुमत प्राप्त सरकारों को बर्खास्त कर दिया, पूर्ण बहुमत प्राप्त जो विधानसभाएं थी उनको भंग कर दिया, तो ऐसी स्थिति में ये सारे मामले जो थे वो
ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हुए और सुप्रीम कोर्ट ने 1994 का एसआर बोम्मई जो वाद है, उस एसआर बोम्मई वाद में राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए। उससे पहले सरकारी आयोग गठित हुआ था 1983 में। 87-88 में जब रिपोर्ट आई तो सरकारी आयोग ने भी ये कहा कि 356 का प्रयोग जो है अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए, राज्यों को पर्याप्त चेतावनी दी जानी चाहिए। एसआर बोम्मई जो वाद है उसमें मैंने कई बार जिक्र किया। देखिए, एक मेरा आग्रह रहेगा कि बहुत सारे केसेस को मैं क्लासेस में बताया है, मैंने एप्लीकेशन की क्लासेस में भी, यूट्यूब की क्लासेस में भी अभी लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान से आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ ये ध्यान रखें, ये उस जो उद्घोषणा है जो राजपत्र में, उसमें से कुछ लाइनें हैं कि ये राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से लाइन आ रही है कि अतः अब मैं संविधान के अनुच्छेद 356 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाले अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा उद्घोषणा करती हूं कि मैं मणिपुर राज्य की सरकार के सभी कार्य और उस राज्य के राज्यपाल में निहित तथा उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति के रूप में स्वयं संभालती हूं, ठीक है। इसलिए मैंने कहा व्यवहार में राष्ट्रीय शासन कहा जाता है। घोषित करती हूं कि उक्त राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य का होता है, प्रयोग किए जाने योग्य होंगी। तो विधायी शक्तियां संसद के पास चली गई, कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास आ गई। निम्नलिखित जो आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध करती हूं जो इस उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए मुझे आवश्यक या वांछनीय प्रतीत होते हैं। और फिर क्योंकि 3-4 पेजेस का है पूरी उद्घोषणा, ये जो गजट है भारत सरकार का और अधिसूचना, उसके अंतर्गत ये पूरा गजट आपको मिल जाएगा। इस उद्घोषणा के उपयुक्त खंड क के आधार पर मेरे द्वारा संभाले गए कार्यों और शक्तियों का प्रयोग करने में मेरे लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में उस सीमा तक जिस तक मैं ठीक समझूं उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करना विधिपूर्ण होगा। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल की जो भूमिका है वैसे भी महत्वपूर्ण रहती है, लेकिन राष्ट्रपति शासन वाले स्टेट में तो वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। फिर ये जो है उस राज्य के संबंध में संविधान के कुछ जो प्रावधान है उनको निलंबित किया गया है, ये आप देख लीजिएगा। इसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आर्टिकल 152 से 237 तक संविधान का भाग 6 जो स्टेट से रिलेटेड प्रावधान है, तो अधिकांश प्रावधान उसी में से आपको दिखाई देंगे। जैसे 163 है, 164, ये सारे प्रावधान, ठीक है, उस यहां तक आप देखिए। फिर ये अनुच्छेद 323 जो है ये थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है। ये जो लोक सेवाएं हैं, संघ और राज्यों के अधीन जो लोक सेवाएं आती है, लोक सेवाएं वाले जो प्रोविजन होते हैं वहां आ जाएगा। आर्टिकल 3 इसमें एक अलग बात कहता है, वो नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन करने से संबंधित जो आर्टिकल है उससे रिलेटेड। तो कुछ प्रावधान तो पूर्ण रूप से निलंबित कर दिए गए, कुछ प्रावधानों के खंड जो है उनको निलंबित किया गया, ठीक है। तो ये ओवरऑल इस प्रकार की यहाँ बात की गई है। अब जो 356 का प्रोविजन यह है कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा जो है अनुमोदन की अपेक्षा, अनुमोदन के बाद वो 6 माह तक प्रभावी रहता है। 6 माह बाद अनुमोदन से वो अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक उसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन साथ ही 44वें संशोधन से प्रावधान किया गया कि 1 वर्ष से अधिक समय तक यदि किसी स्टेट में 356 का जो है प्रयोग करना है तो ऐसी स्थिति में 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त कि देश या उसके किसी भाग में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ हो, पहली बात। और दूसरा, चुनाव आयोग प्रमाणित कर दे कि उस राज्य की स्थिति ऐसी है कि वहां पर चुनाव करा पाना संभव नहीं है। तो अभी ये भविष्य के बातें हैं कि क्या होता है इसमें, राष्ट्रीय शासन कितनी अवधि तक चलता है। जहां तक मैं मान पा रहा हूं कि वहां एक बार पूर्ण रूप से शांति स्थापित होगी क्योंकि केंद्र की जो एजेंसियां हैं उनकी शक्ति बढ़ जाती है इस समय पर। सुरक्षा एजेंसियां, केंद्र की अन्य एजेंसियां, निर्णय त्वरित हो पाते हैं, ठीक है। और एकीकृत एक यूनिट जो जिसे हम यूनिटरी कमांड हम कहेंगे, एकीकृत जो कमांड है वो वहां प्रस्तुत हो पाएगी, आदेश वहां त्वरित रूप से लागू हो पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में और संसद की शक्ति और केंद्र सरकार की शक्ति है जो वो वहां लागू हो पाएगी महत्वपूर्ण रूप से, ठीक है। तो हो सकता है बहुत जल्दी वहां जो है शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित हो और वहां फिर नई सरकार के लिए इलेक्शन वगैरह की घोषणा की जाए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं प्यारे विद्यार्थियों की मणिपुर को लेकर एक बहुत शॉर्ट में हमने 10-15 मिनट में वो बात की जो हमारे आगामी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो मिलता हूं आपसे कल फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, कुछ क्वेश्चन पेपर्स के साथ हम लोग बात करेंगे और अपने स्वास्थ्य का आप लोग ध्यान रखिएगा। मिलता हूं आप सभी से, नमस्कार, धन्यवाद।